नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग है ना एल्केन्स ख़त्म किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अब एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एल्कीन्स, ठीक है, और एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। ठीक है, और जैसे एल्केन्स में किया था वैसे ही यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, और एल्कीन्स का जो मोस्ट फेमस मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मोस्ट वर्सेटाइल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसको बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें हम लोग बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एलिमिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से एलिमिनेट करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम लोग एल्कीन्स बनाने वाले हैं। तो इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्मेट लिखें एलिमिनेशन रिएक्शन का, तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना। बेसिकली ये होता है ना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन से हम लोग एल्कीन कैसे बनाने जा रहे हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड यहाँ पर ले लेंगे। तो किसी एक कार्बन से एक ग्रुप 1 बाहर जाएगा और उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन सेकेंड कार्बन से कोई ग्रुप 2 बाहर जाएगा, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जब बाहर चला जाएगा तो इन दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और ये दोनों वैलेंसीज आकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह का कंपाउंड अपने को मिलता दिखाई देने वाला है। समझ गए बात ना। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मेट क्या है कि किसी मॉलिक्यूल से अगर 2 एटम या ग्रुप को हम लोग बाहर कर दें तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ बात। अब देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना, ये एक मैकेनिज्म है जो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है ना। हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि ये मैकेनिज्म्स, कुछ मैकेनिज्म्स हम लोग को पढ़ना है। तो उनमें से एक मैकेनिज्म ये है, दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। उसी तरह से हम लोग आगे और भी मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, है ना। हम लोग SN रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये सब मैकेनिज्म्स एज इट इज़ अपने कोर्स में है, और इनका एप्लीकेशन बड़ा वास्ट है। मतलब ये सब मैकेनिज्म्स अगर अपने को आ गए तो अपने लिए ऑर्गेनिक जो है वो बहुत आसान सी बात होगी। ठीक है, इस मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, स्टीरियोकेमिकली क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही सारी बातें हम लोग को यहाँ पर समझनी है। ठीक है ना। तो देखो, क्योंकि ये एक मैकेनिज्म है तो इसका क्लासिफिकेशन भी है। देखो क्या, तो जो अपना एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन कई तरह से क्लासिफाई हो सकता है ना। जैसे एक टाइप ऑफ एलिमिनेशन को हम लोग बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन, है ना, 1-1 एलिमिनेशन, या कॉमनली इसको हम लोग अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, या कॉमनली हम लोग इसको सिंपली अल्फा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, सिंपली अल्फा एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ समझिए तो, है ना। 1-1 एलिमिनेशन का मतलब कि जिस कार्बन से फर्स्ट ग्रुप निकला है, सेकंड ग्रुप भी उसी कार्बन से निकलेगा। तो एक ही कार्बन से अगर 2 ग्रुप निकाल दोगे तो एल्कीन तो बनेगा नहीं। क्लियर हो रही है बात, है ना। एल्कीन हमेशा तब बनेगा जब एक ग्रुप फर्स्ट कार्बन से निकले और दूसरा ग्रुप सेकेंड कार्बन से निकले। मतलब एक जिस पोजीशन से एक ग्रुप निकल रहा है उसके दूसरे पोजीशन से, डायरेक्टली अटैच पोजीशन से अगर दूसरा ग्रुप निकलेगा तब एल्कीन अपना बनता दिखाई दे रहा है। तो ऑल्दो इससे हम लोग एल्कीन नहीं बना सकते, लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एक पार्ट है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है ना, जिसमें एक टाइप ऑफ मैकेनिज्म से हम लोग एल्कीन बनाते हैं। ठीक है ना। तो 1-1 एलिमिनेशन से हम लोग बेशक एल्कीन नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन इससे हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, है ना। और वो हम लोग जब डाइक्लोरोकार्बीन आएगा किसी रिएक्शन में, है ना, एल्कीन्स में ही आएगा, तब हम लोग उस बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मैकेनिज्म से डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। ठीक है, अभी उस पर परेशान मत होइए, क्योंकि कई लोग वो वाला डाइक्लोरोकार्बीन थोड़ा कम कॉमन इंटरमीडिएट है, इसलिए बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे।
कोई बात नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया 1-1 एलिमिनेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको बोला जाता है 1-2 एलिमिनेशन, है ना, 1-2 एलिमिनेशन या कॉमनली कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और 1-2 एलिमिनेशन से ही हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं, या कॉमनली इसको कभी कभी हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी, सिंपली बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, सिंपली बीटा। अच्छा, इसके अलावा भी इसका मैकेनिज्म है, 1-1 हो गया, 1-2 हो गया, अब क्या 1-3 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, 1-5 हो सकता है, 1-6 हो सकता है, एंड सो ऑन, है ना भाई। कई तरह का मैकेनिज्म इसका पॉसिबल है। और जिसमें हम लोग एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन सिर्फ इस मैकेनिज्म से बने, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन से ही हम लोग एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। और यही मैकेनिज्म हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना भी है ना। ये और ये उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये एक ही जगह इस्तेमाल आएगा, इसलिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक जगह है बस, ठीक है, वहाँ समझ लेंगे। और इनसे एल्कीन नहीं बनता है, इनसे रिंग बन सकता है या क्यूमुलिन टाइप का कंपाउंड बन सकता है। तो ये 1-3, 1-4 एलिमिनेशन जो है ना, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एल्कीन सिर्फ 1-2 से बनेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन को भी क्लासिफाई करें, ये भी क्लासिफाई होगा, है ना। अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, ये तो सिर्फ पोजीशन बताया कि एक 1 से जाए और एक 2 से जाए, तो ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है। और अब इसका मैकेनिज्म कि एक 1 से जाए और एक 2 से जाए, इन ग्रुप्स को जानने का जो तरीका है ना, जो मैकेनिज्म है, वो भी बहुत टाइप का हो सकता है। जैसे एक है इवन एलिमिनेशन, ठीक है, ये सब नाम पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब इसको पढ़ाएंगे, है ना। E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन एंड 1 स्टैंड्स फॉर मॉलिक्युलरिटी। तो E1 का मतलब हो गया एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, क्लियर बात। तो ये वाला मैकेनिज्म भी पढ़ना है अपने को, है ना। दूसरे टाइप का इसमें हो सकता है E2 स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर, है ना। उसी तरह से एक मैकेनिज्म है E1CB, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, और CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। तो E1CB मतलब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर बाय कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। और उसी तरह से एक है EI, एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर या एलिमिनेशन इंटरनल भी कभी कभी लोग बोल देते हैं। समझ में आई इतनी बात। तो अपने को ये चारों मैकेनिज्म, इन चारों से हम लोग एल्कीन बनाते हैं, और ये चारों मैकेनिज्म हम लोग को समझना है कि कब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। इतनी बात क्लियर हुई सबको? तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग, और फिर हम लोग एक एक करके ये सारे मैकेनिज्म समझते हैं और इन पर बेस्ड एग्जाम्पल समझते हैं। क्लियर करें? चलो, तो लिखा जाए, है ना। हम लोग अब देख रहे हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं। तो और अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले E1, है ना। E1 स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। और इसके दो बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। मतलब समझे कुछ? मतलब ये हुआ कि जो एलिमिनेशन मतलब E1 मैकेनिज्म से, है ना, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है। मतलब अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर, है ना, और कैटेलिस्ट के तौर पर अगर आपने एसिड लिया हुआ है तो वो हमेशा किस मैकेनिज्म से जाएगा? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, मतलब E1 से जाएगा, ठीक है। मतलब इसको अगर हम लोग सिंपली समझें
तो ऐसा कुछ है ना, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहें तो ऐसा कुछ है ना, और यहाँ पर एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन है तो यहाँ पर एसिड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक से OH जाएगा और सेकेंड से कौन जाएगा, H जाएगा, या हम लोग बोले कि अल्फा से OH जाएगा तो बीटा से कौन जाएगा, H जाएगा। अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो अल्फा हो गया और उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या हो गया, बीटा हो गया, है ना। ऐसे अल्फा बीटा पहचान लेंगे। तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर गया, मतलब लॉस क्या हो रहा है, किसका हो रहा है, वाटर का, और दोनों कार्बन पर एक एक वैलेंसी खाली हो गई है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एसिड कैटेलाइज्ड, वाटर का लॉस हो रहा है तो बोलेंगे डिहाइड्रेशन। तो एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे एल्कीन हम लोग बना सकते हैं। और ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, E1 मैकेनिज्म से जाता है, ठीक है, ये पढ़ना है अपने को। अच्छा, इसका जो दूसरा फेमस एग्जाम्पल है वो होता है क्या, बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात है ना, कि यहाँ पर एक H है और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें है ना, यहाँ पर X है, तो अगर यहाँ से X बाहर चला जाए और यहाँ से H बाहर चला जाए, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बना ले, तो ये भी इस तरह से एल्कीन बना सकता है। समझ गए बात। तो E1 का ये दोनों फेमस एग्जाम्पल है ना, बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन समझ रहेंगे नाम से, क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि एक से H चला जाए और एक से कौन चला जाए, X चला जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है बात। तो अच्छा, इन दोनों में से हम लोग अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, इसको हम लोग थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में E1 मैकेनिज्म से हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और फिर अब है ना, अब हम लोग प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अभी तक ये सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन का लेखा जोखा आपको समझा रहे थे, क्योंकि बड़ा मैकेनिज्म है तो बातें भी बड़ी बड़ी हैं, बड़े लोग हैं क्या। तो लिखिए, अब लिखिए पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, है ना, पहला मेथड लिखिए, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय, है ना, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, बाय एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। और एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर कहीं भी लिखा हो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, तो वो हमेशा ही किस मैकेनिज्म से जा रहा होगा, E1 मैकेनिज्म से ही वो रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो समझा जाए क्या होता है ना। तो अगर इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक सिंपल सा अल्कोहल, और हमने कैटलिस्ट के तौर पर एसिड रखना है। तो यहाँ पर एसिड हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ एसिड यहाँ पर लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 और उसके साथ हीट कर दिया, ठीक है। या अगर मान लो इसकी जगह पे ले लिया है कंसनट्रेटेड H3PO4, है ना, और उसके साथ आगे डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा मतलब क्या होता है, हीट, है ना। या मान लीजिए अगर आपको दे दिया है KHSO4 उसके साथ हीट, या मान लीजिए दे दिया है HClO4 उसके साथ हीट, तो ये सब तो कोई भी एसिड हो गए हैं क्या। और इनकी जगह पर सिंपली अगर एरो पर H+ हीट लिख दिया है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ले लिया गया है और उसकी जगह पर अगर एरो पर H+ या हीट भी लिखा है, तो भी हम लोग बात यही समझेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका साथ हम लोग हीट कर रहे हैं अल्कोहल को, तो E1 ही होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर
अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो हमने किसी भी HX को नहीं लिया हुआ है, ना हमने HCl लिया है, HBr, HI, ये नहीं लिया गया है, ठीक है। क्यों नहीं लिया गया है उसका एक रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे क्यों नहीं लिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग एक बात और गौर करें तो HNO3 भी नहीं लिया गया है, क्योंकि HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और अगर किसी अल्कोहल को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये आप लोग ऊपर फुटनोट पे लिख सकते हैं, है ना, कॉपी में, कि नाइट्रिक एसिड से अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड्स, है ना। इस वजह से हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नहीं इस्तेमाल करते, है ना। ऐसे एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। और HX क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये हम लोग थोड़ा सा रुक के मैकेनिज्म में देखते हैं, ठीक है। ये एसिड समझ में आ गए, ठीक है। या इसके अलावा कुछ लुइस एसिड भी लिए जा सकते हैं। कुछ क्या मतलब, कोई भी लुइस एसिड लिया जा सकता है। लुइस एसिड मालूम है सबको, है ना। लुइस एसिड जैसे अगर दे दिया है Al2O3 हीट, अगर दे दिया है मान लो P2O5 हीट, अगर दे दिया है SOCl2 हीट, अगर दे दिया है THO2 थोरियम डाइऑक्साइड हीट, अगर दे दिया है POCl3 हीट, है ना। और इस तरह के तमाम लुइस एसिड, बहुत सारे टाइप के लुइस एसिड है। तो इनमें से किसी भी लुइस एसिड या कोई भी लुइस एसिड के साथ अगर हीट किया है और एरो पर अल्कोहल है तो ये बात पक्का है कि यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, और वो एलिमिनेशन हो रहा होगा किससे, E1 मैकेनिज्म से, नहीं। और होगा क्या यहाँ पर कि इस कार्बन से OH जाएगा, इस कार्बन से H जाएगा, और ये दोनों पर एक एक वैलेंसी खाली होगी, और यहाँ पर आकर इस तरह से एल्कीन बन जाएगा और H2O अपना बाहर चला जाएगा। समझ में आई इतनी बात। तो ये इतने सारे रिएजेंट हैं, और घबराने की बात नहीं है, ये सब थोड़े ही रिएजेंट है ना। वो धीरे धीरे आपको सब पता चलने लगेंगे, ठीक है। इतनी बार हम लोग ये सब कर लेंगे। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज़ बताओ, इस रिएक्शन के डेल्टा H के बारे में अगर हम लोग को जस्ट कुछ गेस करना हो कि एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन शुड बी, है ना, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं, और 2 सिग्मा बॉन्ड की जगह पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है और एक सिग्मा बन रहा है, नहीं। तो एक जनरल आइडिया से सोचा जाए कि अगर हम 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़े, तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ जाएगी, और बदले में जिन बॉन्ड फॉर्मेशन से आपका हीट निकल रहा है उसमें से एक है वीक बॉन्ड, जो कि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो आपने 2 सिग्मा स्ट्रांग बॉन्ड तोड़े और बदले में एक वीक बॉन्ड बना और एक स्ट्रांग बॉन्ड बना, और इन दोनों बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज होगी, ये आपको मालूम है, क्लियर। तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ गई क्योंकि आप 2 स्ट्रांग बॉन्ड तोड़े हो, और बदले में कम एनर्जी रिलीज हुई क्योंकि एक सिग्मा बना, ठीक है, लेकिन उसके बदले में एक पाई बना, और पाई बॉन्ड वीक होता है तो कम एनर्जी रिलीज होगी। इतना तो क्लियर है ना कि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, और बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो 2 सिग्मा आपने तोड़ा मतलब आपने ज़्यादा एनर्जी लगा दिया, और कम एक पाई और एक सिग्मा बना मतलब कम एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब नेट आपको एनर्जी लगाना पड़ गया। तो इस वजह से इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है वो पॉजिटिव होता है ना। मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, बोलो भाई, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, ऐसा ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि भाई क्यों इसका डेल्टा H पॉजिटिव है, ऐसा हर जगह ज़रूरी भी नहीं है ना। मतलब इसको एकदम थंब रूल बना मत लेना, यूनिवर्सल रूल मत बना देना, क्योंकि यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, H और O के बीच में, और यहाँ C और O के बीच में, और C और H का सिग्मा बॉन्ड है, हो सकता है इसका सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा, हाँ, लेकिन एक जनरल आइडिया तो मिल ही रही है ना कि 2 सिग्मा तोड़ रहे हैं और एक पाई और एक सिग्मा बन रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, अगर नहीं पता है अपने को और पूछ रहा है कोई कि बताओ एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, तो ये आइडिया लगा के हम लोग आंसर बता सकते हैं, और 99% ऑफ केसेस में क्या होगा, ये सही होगा। कुछ ही जगह पर ऐसा होगा कि हाँ भाई गलत हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये आइडिया मैंने बता दिया आपको कि इस तरह से सोचा जा सकता है।
क्लियर हुआ बात इतना? तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है। इस रिएक्शन का डेल्टा एस के बारे में बात करो तो ज़रा, इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भाई एक मॉलिक्यूल था और उससे 2 मॉलिक्यूल आपको मिल रहे, नहीं, तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा इसका? पॉजिटिव। ठीक है, तो एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, और इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपको बताओ? डेल्टा जी नेगेटिव होगा किसी रिएक्शन का, तभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी आपका पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? बोलो तो, ये भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव आने के लिए जो टी डेल्टा एस वाला टर्म है ये बड़ा होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी टी डेल्टा एस वाली, तब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर हीट करना पड़ता है ना, क्योंकि अगर हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग बेसिकली टेम्परेचर जब ज़्यादा रखेंगे तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा और तभी एलिमिनेशन पॉसिबल होगा। सो दिस इज़ वाई यहाँ पर हम लोग को हीट करने की ज़रूरत होती है। समझे बात ना? तो ये एक जनरल एकदम सिंपल एग्जाम्पल हो गया एलिमिनेशन का। अब ये होता कैसे है, यहाँ से यहाँ आता कैसे है और उसमें कितनी बातें हैं, इसको हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म में समझते हैं। ठीक है, चलो इतना लिख लिया सबने? चलो भाई, इसका मैकेनिज्म समझा जाए। देखो, जैसे ये अल्कोहल ले लिया है और एरो पर हम लोगों ने H2SO4 ले लिया है, तो H2SO4 अपने को H+ देगा ना? ठीक है। अच्छा, अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो क्या ये एक लुईस बेस है ना? इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन भी स्पीशीज़ के पास होगा वो एक लुईस बेस होगा। और ये अपना पार्ट एसिड है ना, H+, तो यहाँ पर H+ इस लोन पेयर पे कर जाएगा अटैक सबसे पहले स्टेप में, और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा CH3 CH2 OH H, यहाँ पर प्लस चार्ज। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? लुईस बेस और एसिड का, या लुईस एसिड भी बोल सकते हो, है ना, लुईस बेस और एसिड का रिएक्शन होकर ये बन रहा है। और इसमें अल्कोहल में H+ आकर जुड़ गया है, तो इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बोल सकते हैं क्या? ठीक है। और अब अगर आपको याद हो कि ये जो स्पीशीज़ है वो निकलने के बाद वाटर है, तो ये लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, क्या भाई, है ना? तो ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, लीविंग ग्रुप ऑलवेज डिपार्ट्स विथ इट्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। एंड एक बात और लिखी थी, अ गुड लिविंग ग्रुप इज दैट विच इज़ अ वीकर बेस आफ्टर डिपार्चर, है ना। तो H निकल कर ये वाटर बनाएगा और वाटर एक वीक बेस होता है, इस वजह से ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अपने को जो स्पीशीज़ मिलेगी वो मिलेगी CH2+, ठीक है। और यही वाला स्टेप जो इस मैकेनिज्म का होता है वो क्या होता है, RDS होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अच्छा सर, कैसे पता कि ये RDS है ना, यही मैकेनिज्म में अपने को समझना है। ये हम लोग बता नहीं सकते किसी रिएक्शन में कि ये RDS होगा, ऐसे बता नहीं सकते, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म हम लोग लिख रहे हैं, अब ये मैकेनिज्म आपको, है ना, एज इट इज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ये RDS होता है और ये सारी बातें होती है, तब इवन के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं भूल ना जाऊँ, आप क्या करेंगे, जैसे आज हम लोग ये मैकेनिज्म में थोड़ी बहुत बात पढ़ेंगे, तो आप इसको पहले पढ़ के घर पे, है ना, वीडियो देखने के बाद, आप पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जब रिवाइज़ करेंगे इस टॉपिक को, इस बात को अभी, तो आप क्या करेंगे कि इसको पढ़ लेंगे एक बार, फिर एक रफ कॉपी निकाल के आप ये सारी बात हूबहू कॉपी करेंगे, वहाँ पर देखेंगे नहीं, मेमोरी से, है ना,
मेमोरी से देख कर लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या बातें छूट गई हैं या क्या बातें हमने सारी बातें कवर करी है कि नहीं, ठीक है ना। और वो सारी बातें जब आप कर लेंगे तब आपका मैकेनिज्म पे कमांड बेटर होगा। क्लियर बात। तो ये वाला स्टेप क्या है, आरडीएस है। तो यहाँ से ये बनना आरडीएस है, मतलब कार्बोकैटायन का बनना आरडीएस है। तो ये बात तो हम लोग यूनिवर्सल पहले भी पढ़े हुए हैं कि अगर किसी भी जगह पर आरडीएस में जो चीज़ बन रही होती है वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी तो वो वाला स्टेप फास्ट होगा। मतलब ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर बात। तो ये बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो यहाँ से कई रास्ते हैं, है ना। क्या रास्ते हैं हम आपको समझाते हैं। ये जो HSO4 माइनस है जो यहाँ मिला था, ये H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस है। तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, अब यहाँ से ये H प्लस खींच लेता है, ठीक है। ये H प्लस यहाँ से खींच लेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, जरा देखो ध्यान से। अगर ये H प्लस खींच लिया तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, है ना। लेकिन हम लोग नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिखाते नहीं है, मतलब नेगेटिव चार्ज बेसिकली आता ही नहीं है। एक ही स्टेप में ये जैसे जैसे HSO4 माइनस ये H प्लस खींच रहा होता है, ठीक उसी समय ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बना रहा होता है ना। अगर आपको याद हो तो एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में टॉटोमरिज्म में भी हम लोग ऐसे ही देखे थे कि एक ही स्टेप में ये दोनों काम हो रहे होते हैं। दोनों काम क्या हो रहे हों, एक साथ। मतलब जैसे ये H प्लस निकाल रहा है उसी समय ये बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में अपना H2SO4 वापस रिप्रोड्यूस हो जाने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। सिंस ये वाला आरडीएस है तो ये वाला और ये वाला रिलेटिवली फास्टर स्टेप होंगे, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी बात हम लोग यहाँ पर कर लें, है ना। यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि सर जब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी, जब ये HSO4 माइनस था, तो ये इस प्लस पर ही क्यों नहीं अटैक कर गया सर, उस H प्लस को क्यों निकाला। ठीक है, अच्छा मेरा प्रॉब्लम समझ में आया, है ना। आप सोचेंगे ये बात कि सर ये नेगेटिवली चार्ज इससे जाके बॉन्ड बना लेना चाहिए, हो सकता है ऐसा। लेकिन एक बात बताइए कि H2SO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और उसका कॉन्जुगेट बेस है HSO4 माइनस। तो HSO4 माइनस एक वीक बेस हुआ या एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है, और H2SO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस एक वीक बेस हुआ। तो अगर ये जाकर जुड़ भी जाएगा तो क्योंकि निकलने के बाद ये एक वीक बेस है तो ये भी तो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। बात समझ में आ रही है ना। तो क्योंकि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए फिर यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, है ना। इतना टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा रखे हुए हैं, तो इस वजह से अगर ये जुड़ गया तो भी हम लोग थोड़ी देर बाद वापस इसी कार्बोकैटायन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना, फिर ये बाहर हो जाएगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस है। समझ के बाद इसलिए यहाँ पर ये नहीं होता। दूसरा, कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ये रिवर्सिबल है, वाटर निकल रहा है यहाँ से, है ना। यहाँ पर ऐसा एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल रहा है ना, ये वाला, तो ये वाटर भी तो इसके पास भी तो लोन पेयर है, क्यों नहीं ये इस पर अटैक कर देता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप है, अगर ये इस पर अटैक कर देगा तो वापस ये बन जाएगा, और वापस ये बन गया तो फिर कहाँ जाएगा, ऐसे बना तो नहीं रह सकता ना, क्योंकि फिर लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। समझ के बाद तो घूम फिर के कुछ भी हो इनमें से हम लोग वापस यहीं पर आ जाएंगे, और तब तक ये स्पीशीज़ एक्युमुलेट होगी जब तक HSO4 माइनस इससे H प्लस निकाल न ले और फिर ये पाई बॉन्ड ना बन जाए। समझ के बात ना। तो इस वजह से ये मैकेनिज्म इसी तरह से जाता है। इतनी बात आई समझ में, है ना। अच्छा, अब देखो ये एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है, समझ में आ गया सबको, है ना। इसमें एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, मतलब 3 स्टेप का रिएक्शन है ना। अब इसमें कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट बातें लिखते हैं, है ना। अभी भी इस मैकेनिज्म में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इतने पर ही बन सकते हैं। ठीक है, तो एक एक बात हम लोग थोड़ा
समझा जाए, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर HX क्यों नहीं ले सकते थे, है ना, क्योंकि अगर HX होता तो बेसिकली अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर मुझे आपको थोड़ा बतानी होगी, है ना, समझ लीजिए, अभी ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, फिर हम लोग इसमें जब जाएंगे तो फिर बात करेंगे ही। अच्छा देखो, इसमें ये जो स्पीशीज़ है यही ना HSO4 माइनस है, और कोई भी X माइनस ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें जो अटैकिंग स्पीशीज़ है, अगर ये यहाँ पर अटैक करे तो इसमें यही नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा ना, और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इन दोनों ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस पर, ये इस पर, मतलब ये जो लोन पेयर है जो इस पर अटैक करने जा रहा है, वो लोन पेयर बेसिकली दोनों ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड है। तो एक टर्म आप लोगों ने जीओसी में पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल हम लोग हर उस स्पीशीज़ को बोलते हैं जो जिसके पास लोन पेयर हो, है ना। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी पढ़े थे, है ना, कोरे हाउस सिंथेसिस में भी पढ़े थे, याद आ रहा है ना। तो ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक अभी सिर्फ ऊपर से बात हम लोग कर ले रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग डिटेल में पढ़ना है ना, बहुत मज़ेदार बात है, बहुत मज़ेदार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे उसको, वो भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो अभी सिर्फ रफली जो हम लोग लेमैन लैंग्वेज में जिसमें आपको समझ में आ जाए, हम लोग उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकली हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखो, ये जो लोन पेयर है बेसिकली जो सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जिसको अटैक करना है ना, उसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है। तो अगर डीलोकलाइज्ड है तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो जब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये एक नेगेटिव चार्ज 3 सेंटर पर मिलाकर डीलोकलाइज्ड है, डिस्पर्स्ड है। तो नेगेटिव चार्ज उतना अच्छा नहीं है किसी भी एक जगह पर, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं कहा जाएगा। तो क्योंकि एक बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इस वजह से इसका इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक का चांसेस भी कम है। वो बात अलग है कि ये निकल जाएगा, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन इसका इस पर अटैक का चांसेस भी कम है, ठीक है, कंपेयर टू X माइनस। क्योंकि X माइनस का चांसेस ऐसा है कि X माइनस, क्योंकि इसके सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो लोकलाइज्ड है, और अगर ये लोकलाइज्ड है तो फिर ये आसानी से अटैक कर सकता है। समझ में आई बात इतना। और ज़रूरी नहीं कि हर X माइनस HSO4 माइनस के बराबर ही अच्छा लीविंग ग्रुप हो, है ना। जैसे सिर्फ I माइनस की ही तुलना हम लोग इसके लीविंग ग्रुप से कर सकते हैं, मतलब HSO4 माइनस और I माइनस की तुलना की जा सकती है लीविंग ग्रुप में, लेकिन Cl माइनस और Br माइनस इसकी तुलना में कम अच्छे लीविंग ग्रुप हैं। तो मतलब अगर वो जुड़ गया एक बार तो उसका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ ना बात। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर HX का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान दें तो हम लोगों ने जो, अगर आप रिएजेंट देखें जो हम लोग एसिड्स लिखे थे, लुईस एसिड को हटा के अगर आप ध्यान दें तो हर एसिड हम लोग ऐसा ही रखे थे जिसका कॉन्जुगेट बेस में जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। ध्यान से देखिए, है ना, हर एसिड हम लोग वही लिए हुए हैं जिसका कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। मतलब ऐसे एसिड लिए हुए हैं जिनके कॉन्जुगेट बेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, समझे बात, है ना। क्योंकि डीलोकलाइज्ड है इसलिए बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए ऐसे कॉन्जुगेट बेस को हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो चलिए, तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गई कि क्यों X माइनस जो है ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, मतलब HX यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हर उसी टाइप का एसिड करते हैं जिसका कॉन्जुगेट बेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, और नॉन न्यूक्लियोफिलिक कहने का मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जिनको समझ में आ गई बात ये अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आई अभी ठंडे बस्ते में डालो, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे ये सब बातें आएंगी, ये सब धीरे धीरे बिल्डअप अपने आप हो जाएगा, है ना, मत परेशान हो। अगर जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ गया कोई बात नहीं, हम लोग आगे फिर से इस पर आएंगे और फिर से ये सब बात आप खुद समझने लगोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, इतनी बात हो गई समझ में। अब कैरेक्टरिस्टिक, इसको सब लोग नोट कर लीजिए
और अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लिखते हैं, है ना। चलो भाई, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारी बातें हैं इस मैकेनिज्म में, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज आरडीएस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज आरडीएस, ठीक है। दैट इज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर इज द रेट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज आरडीएस, दैट इज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर इज द रेट, है ना। मतलब अगर हम लोग इस रिएक्शन के रेट की बात करें, है ना, तो अगर कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसके साथ रेट सबसे ज़्यादा होगा। कहीं टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, कहीं सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और कहीं प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जो रेट होगा E1 का, है ना, वो इस तरह से वैरी करेगा, ठीक है ना। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर इज द रेट। तो अब इस पर थोड़ा बात करें, तो पहला सवाल तो इसी पे बनता है ना। चलो, तो क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E1 रिएक्शन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E1 रिएक्शन। है ना, सिंपल क्वेश्चन है, जीओसी हो गया अब, है ना। जहाँ आपको एक बात ये मैकेनिज्म पता चला तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अब जीओसी के क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, एक एक क्वेश्चन नोट करके। ठीक है, पहले ये 4 क्वेश्चन करिए, पॉज कर लीजिए। रेट ऑफ E1 रिएक्शन, और रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपको करना क्या है कि इन सारे पोजीशन में से, है ना, जो OH है इसको बाहर कर देना है, बाहर करके कार्बोकैटायन बना देना है, और जो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उसका रेट उतना फास्टर होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो पहला हो गया होगा, ये कार्बोकैटायन टर्शरी है, ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है, और ये कार्बोकैटायन प्राइमरी है। तो इसमें जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा CBA, है ना। अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग देख रहे हैं, है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा, इसके पास फिर इसके पास कम। सेकेंड वाला कर लिया है, तो सेकेंड वाले में सबसे ज़्यादा वही ऑर्डर होगा, CBA, C सबसे ज़्यादा रेट, फिर होगा B, फिर होगा A। क्या? नहीं, इस बार सबसे ज़्यादा सेकेंड वाले में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा B, फिर होगा A, और लास्ट में होगा C। बताइए क्यों? है ना, क्योंकि अगर C में अगर आप इसको बाहर करेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्या? और एंटी एरोमेटिक तो कम स्टेबल होते हैं, इस वजह से यहाँ पर सबसे कम रेट किसका हो गया? C का हो गया।
समझे बच्चे? चलिए थर्ड वाला, अब देखो थर्ड वाले में थोड़ा सा मुझे बात करनी होगी, इधर मैं मिटा रहा हूँ है ना। थर्ड वाले में थोड़ा सा हाँ कर लिए होगे थर्ड वाला, बताओ। तो मैं सही ऑर्डर लिख रहा हूँ इसका, सबसे ज़्यादा रेट होगा सी, फिर होगा डी, फिर होगा बी, और सबसे कम होगा ए। बोलो, है ना? अच्छा देखो, सबसे पहले तो इसमें सी और डी में सी का ज़्यादा इसलिए होगा, क्यों ज़्यादा होगा ज़रा समझो, क्योंकि जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो इन कार्बोकेटाइन की अपने को स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो इसमें ऐसा रेजोनेंस होगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, और फिर एक ऐसा रेजोनेंस होगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। मतलब एक प्लस चार्ज यहाँ आया, फिर एक प्लस चार्ज यहाँ आया, फिर एक प्लस चार्ज यहाँ आया, मतलब इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ से ही एक बार इधर आएगा, तो इसमें भी प्लस चार्ज यहाँ, यहाँ और यहाँ है, मतलब यहाँ भी 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है तो फिर दोनों का ऑर्डर ऐसा कैसे हो गया, सी ज़्यादा क्यों हो गया डी का? ठीक है, तो पढ़े हैं हम लोग, है ना। सी में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड का मतलब समझते हैं? मतलब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसको तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जा रहे हैं। लेकिन इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है या तो इस वाले पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, और जब इधर गया तो इधर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो या जब जब इधर जाएगा तब तब इधर नहीं जा पाएगा, और जब इधर जाएगा तो इधर नहीं जा पाएगा। मतलब इसको ही बोलते हैं हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ रहे हैं ना बात, कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसको जब 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम यूज़ करें और दोनों का डायरेक्शन अलग हो, मतलब एक के लिए जाना है पूरब तो दूसरे के लिए जाना है पश्चिम, तो ऐसा जब सिचुएशन आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस वजह से नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सेम हैं, लेकिन इसमें एक ही डायरेक्शन में है तो इसमें अच्छा रेजोनेंस बोलेंगे, और इसमें 2 अलग डायरेक्शन में है इसलिए उसको पुअर रेजोनेंस बोलेंगे, है ना। और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस है। क्रॉस कॉन्जुगेशन समझ में आ गई? जब इधर जाएगा तो इधर नहीं जा पाएगा, और जब इधर जाएगा तो इधर नहीं जा पाएगा। मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम बन रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि एक ही समय पर दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो इस वजह से सी और डी में हम लोगों ने सी का पहले लिखा और डी का बाद में लिखा। बी में यहाँ प्लस चार्ज आएगा और ये एक बार रेजोनेंस करेगा, तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही है, तो इस वजह से उसके बाद आ गया बी। और यहाँ इस बेचारे के पास कोई रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ए हो गया लास्ट में। अब इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया का सबसे अनस्टेबल हो गया। जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनेंगे तभी हम लोग क्रॉस और एक्सटेंडेड की बात करेंगे। इसमें और इसमें हम लोग इसको ज़्यादा स्टेबल इसको कम स्टेबल नहीं बोलोगे, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो, तो ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिलेवेंट है, यहाँ पर बात फिर से आई है, तो हम लोग उस बात को एक बार रिकैप कर लिए, सो दैट आपको थोड़ा सा वापस चीज़ें सब, है ना, शार्पन अप हो जाए। फोर्थ देखो, हाँ फोर्थ में बताओ तो ज़रा, सब जगह कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे तो यहाँ पर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर इसको बाहर करोगे, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहाँ पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। क्या अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर भी 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा? बी का होगा, फिर होगा ए का, और सबसे लास्ट में हो जाएगा सी का। बोलिए तो ज़रा, ये आया होगा आपका, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन का बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, इसलिए ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। ये हो गया होगा। चलो और कुछ क्वेश्चंस करो।
चलिए, तो कुछ ये क्वेश्चंस बताइए। करेंगे ज़रूर, एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे, गलत या सही कुछ भी हो लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करना है। चलो, फिफ्थ वाला हो गया होगा। फिफ्थ वाले में मैं बताता हूँ आंसर क्या आया होगा। देखो, इसमें कई लोगों का आया होगा ए, देन बी, देन सी आया होगा। ये सही नहीं है, ये गलत है ना। क्यों गलत है, जरा कार्बोकेटाइन बनाया जाए, देखा जाए। देखो तो, जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। इसके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और साथ में रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? तो सर यहाँ रेजोनेंस है तो ये इस बार क्यों ज़्यादा नहीं है? ये रेजोनेंस नहीं है, नहीं, लेकिन तब भी आपको ये रेजोनेंस दिखाई देता है। यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? देखो जरा मैं बताऊं, अगर ये रेजोनेंस हो जाएगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, अगर ये रेजोनेंस होगा तो इस ऑक्सीजन पे बताओ मुझे जरा कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, और ये जो बॉन्ड बनाया है 6, तो इस ऑक्सीजन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऑक्टेट इसका क्या है? इनकम्प्लीट है। याद आया है ना, इनकम्प्लीट। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन पर, तो वो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं और वो कभी भी रेजोनेंस में नहीं जोड़े जाएंगे, उनको इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वाला रेजोनेंस नहीं है। याद आया सबको? तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है और साथ में इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इसका माइनस आई इफेक्ट है और 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें माइनस आई इफेक्ट दूर से लग रहा है और 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें माइनस आई इफेक्ट और दूर से लग रहा है और 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन 5 इसके पास है, मतलब सबसे ज़्यादा रेट हो जाएगा B का, फिर हो जाएगा C का, और लास्ट में आएगा बेचारा A। तो ये करेक्ट है, ठीक है, किया होगा कई लोगों ने, ठीक है। चलिए, फिफ्थ वाला बता दो भाई। तो फिफ्थ वाला कर लिया होगा सबने, A ग्रेटर देन B, क्योंकि A में जो आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये एरोमेटिक हो जा रही है ना, ये वाली रिंग एरोमेटिक हो जा रही है, और B में अगर आप यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक हो जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से B का रेट जो होगा वो कम हो जाएगा A से। क्लियर हुआ? इसमें देखो, इसमें सबसे ज़्यादा A, फिर B, फिर C। कुछ लोग का C पहले आया होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो C मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होता है ना। ये फिनाइल कार्बोकेटाइन है, फिनाइल कार्बोकेटाइन, और फिनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। फिनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है ना। गलत मत करना, क्योंकि sp2 पर पॉजिटिव चार्ज है ना। sp2 कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, हाईली क्या मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसी वजह से ये भी हाईली अनस्टेबल है। इसमें अगर बात करें तो इसमें B का रेट A से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि B में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, और साथ साथ ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग है। बोलो भाई, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये एक हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, जबकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसके पास 2 और 2 केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से, मतलब रेजोनेंस होने की वजह से, ये जो कार्बोकेटाइन है ये हाईली स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो इसमें B इज ग्रेटर देन A। क्लियर हो गया बात इतना? चलो, समझ में आया सबको? ओके, आगे बढ़ा जाए अब। तो रेट की बात हम लोगों ने कर ली है,
अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में ही हम लोग आते हैं आगे और सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर रेट लॉ है ना। तो यहाँ पर जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन ऑफ किसके, अल्कोहल के, है ना। और अल्कोहल के पावर क्या है 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो RDS स्टेप था, RDS स्टेप क्या था देखो जरा कॉपी में, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर बाहर जा रहा था, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो एक ही मॉलिक्यूल था, तो एक ही मॉलिक्यूल में के RDS से एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। तो इस अच्छा एक बात मैं यहाँ पर और भी आपसे कर दूँ, देखो इन जनरल जो हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि मॉलिकुलरिटी जो होता है वो ईच स्टेप के लिए डिफाइन होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स हों उनके लिए मॉलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल टर्म्स में इस्तेमाल करने के लिए मॉलिकुलरिटी को हम लोग मॉलिकुलरिटी RDS का लिख देते हैं, समझ गए ना। तो E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर मतलब उसके RDS का मॉलिकुलरिटी क्या है 1 है। E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिकुलर मतलब उसके RDS का मॉलिकुलरिटी क्या है 2। क्लियर हुआ बात ना। तो यहाँ पर रेट लॉ ये है भाई, जितना ज़्यादा अल्कोहल होगा उतना ही ज़्यादा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा और उतना ही ज़्यादा फिर वो कार्बोकेटायन बनाएगा, मतलब RDS स्टेप में जाएगा। तो RDS स्टेप का ही तो रेट लिखते हैं हम लोग, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RDS में जो रिएक्टेंट आता है। तो RDS में प्रोटोनेटेड अल्कोहल आता है, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा, है ना। ऐसे समझो, ऐसे समझिए कि हम लोग ये बात किए थे कि ये अल्कोहल था और इसमें हम लोग एसिड डाल दिए थे, ये एक रिवर्सिबल स्टेप था, ये इस पर अटैक कर गया था, ये ROH2+ बना दिया था, और ये RDS में है ना जाता था और ये कार्बोकेटायन बनाता था। क्या ऐसा बनता था, कार्बोकेटायन बना दे, ये सब बाहर जाता था, यहाँ R+ बनता था। तो ये RDS है, तो हम लोग को रेट लिखना चाहिए K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऐसा लिखना चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक तरह का इंटरमीडिएट है, ओवरऑल रिएक्शन में तो ये नहीं था, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये वाला स्टेप रिवर्सिबल है और इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन किए हो काइनेटिक्स में, याद है ना, मैं वही रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि K इक्विलिब्रियम बराबर ROH2+ बाय कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू क्या लिख सकते हो H+। तो यहाँ से मुझे प्रोटोनेटेड अल्कोहल के लिए लिख सकते हो का कंसंट्रेशन लिख सकते हो क्या, K इक्विलिब्रियम इंटू ROH इंटू H+ लिख सकते हो क्या। और इसकी जगह पे यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो हम लोग लिखेंगे R बराबर K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू ROH इंटू H+ लिख सकते हो, जिसमें H+ अपना कैटलिस्ट है, और अगर ये कैटलिस्ट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन वैरी नहीं हो रहा होगा, तो इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना रेट लॉ यही आ गया क्या। तो यही मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया था कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। याद आया सबको, ये वाला मेथड सब पढ़े हो, RDS मेथड ऑफ फाइंडिंग रेट लॉ, याद आ रहा है। तो वही चीज़ लिखा गया है, क्योंकि ये कैटलिस्ट है तो ये भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर नहीं लिखा गया है, और कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इस E1 का ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। क्या मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। मॉलिक्यूलरिटी कैसे हम लोग 1 बोले, तो मैंने वही समझाया आपको कि ऑर्गेनिक में हम लोग RDS का जो मॉलिक्यूलरिटी है वही इस्तेमाल कर लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन या मैकेनिज्म का नाम देने के मॉलिक्यूलरिटी में, है ना। तो E1 में क्योंकि RDS में ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो कि एक ही मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल है तो इस RDS का मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया, और वही हम लोग E1 मैकेनिज्म का मॉलिक्यूलरिटी बोल देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। ऑल्दो ये बहुत सही नहीं है, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात, चलो इसको नोट कर लो, और नोट करके जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका हम लोग लिख रहे हैं, है ना, सब बढ़िया बढ़िया बातें हैं, वो हम लोग ज़रा एनर्जी प्रोफाइल बनाओ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। याद है काइनेटिक्स में बनाया करते थे एनर्जी प्रोफाइल,
या बना रहता था, आपको पूछता था, अब हम लोग बनाना सीखेंगे। तो ये एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट जिससे हम लोग रिएक्शन के होने का पता लगाते हैं कि बॉन्ड टूटना, कलर चेंज होना, कुछ स्मेल आना, या कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट जिससे रिएक्शन हो रहा है और कितना हो गया, इस बात का पता लग सके। तो ये क्या लिया गया है, इससे अपने को लेना देना नहीं है। बस हम लोग को एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कैसा एनर्जी प्रोफाइल बनेगा, ये हम लोग को बात करनी है। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल क्यों सीख रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल बनाना? क्योंकि डायरेक्टली सवाल में पूछा जाता है ना। तो अब ज़रा देखो, तो इसको एक बार आप रफ में ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ, है ना। वीडियो पॉज कर लो, एक बार ट्राई करो, थोड़ा समझते हुए चलो, है ना, मज़ा आएगा बातों में, है ना। हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को सबको समझ रहे हैं, तो आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आप भी उसको, है ना, लॉजिकली समझिए, मेरे साथ साथ चलिए, जो क्लास में कहा जा रहा है वो करिए, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो इसका एनर्जी प्रोफाइल ट्राई किए सब लोग, करिए एक बार। देखो यहाँ पर ये अल्कोहल और H+ है, रिएक्टेंट का एनर्जी, फिर ये इस पर अटैक किया है, ये बना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा एक एक्टिवेशन एनर्जी से ROH2+ बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर भी तो सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता था, आपने बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 होता है, वो सिर्फ रेडिकल में होता है, क्योंकि रेडिकल में कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं करते, है ना। रेडिकल में सिंपली दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन सामने ला के पेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आयनिक होगा तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर, है ना, आयनिक में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ होता है ना, कोऑर्डिनेट बनता है, फिर वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देता है, वो व्हाटएवर मे बी द रीज़न। लेकिन आयनिक में ऐसा नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ रेडिकल का केस है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से एक एक्टिवेशन एनर्जी कम ही लेकर ऐसा बना दिए, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब यहाँ से ये सेकेंड स्टेप में बाहर जाएगा, और यही वाला स्टेप क्या होता है, RDS है, तो कुछ ऐसा बनेगा। बोलो भाई, कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया अपना कार्बोकेटायन, है ना। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। ठीक है, या इसको मैं और थोड़ा सा क्लियरली बनाऊं, और थोड़ा सा अगर क्लियरली बनाया जाए तो ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर ये हो गया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और तीसरा स्टेप फास्ट है, लेकिन इससे ये ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पर अपना एल्कीन बन गया है। क्या, तो फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, यही वाला RDS स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है, और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी ऊपर हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा और रिएक्टेंट का एनर्जी कम होगा, तभी इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इसका एनर्जी प्रोफाइल होगा, कुछ लोगों ने बना लिया होगा। तो इसके पास अगर पूछे कि एलिमिनेशन के नॉर्मल रिएक्शन में कितने ट्रांजिशन स्टेट हैं, तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, है ना, 3 ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट कितने हैं, तो एक ये इंटरमीडिएट है और एक ये इंटरमीडिएट है ना। 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट आएगा, है ना। ये तो प्रोडक्ट बन गया है और ये रिएक्टेंट है, इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। इतनी बात आई समझ में? चलो, तो एनर्जी प्रोफाइल की बात हो गई, है ना। अब चलिए, तो एक काम करते हैं, आज हम लोग इतना ही, है ना, बात करके छोड़ते हैं। अब कल, है ना, नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और भी इसमें मज़ेदार बातें हैं। तो इतना बढ़िया से रिवाइज़ करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार, थैंक यू।